हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम 23 ऑफ सितंबर से लेकर 30 ऑफ सितंबर 2025 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी सिलेक्टेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। सितंबर 2025 में आईएमएफ के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, डेनियल कैच। आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और इसके जो एमडी हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और इसमें जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेनियल कैच का, जो कि किसके स्थान पर आई हैं? गीता गोपीनाथ के स्थान पर आई हैं। आईएमएफ की स्थापना देखें तो ये हुई थी 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ईयर 2023 के लिए 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन लाल को। यहाँ पर 2023 है, इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 55वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किस ईयर के लिए मिला है। तो 2023 के लिए मिला है। ये देखिए, ये जो मोहन लाल हैं ये मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं और इस अवार्ड की जो घोषणा है ये की है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा। इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी थिया नोटुम, जो कि 1978 में आई थी। इनको और भी अन्य अवार्ड्स भी मिले हैं जिसमें कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है 1991 में मिला था, पद्मश्री है जो कि 2001 में मिला था और पद्म भूषण भी है जो इनको मिला था ईयर 2019 में। तो ये सभी रेलेवेंट पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला सवाल देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेशली बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। देखिए, पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीके बंजथरी। अब देखिए, पटना जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी 3 February 1916 में। भारत का जो पहला हाईकोर्ट था वो कौन सा था? तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, जो कि 1862 में खुला था। ये पहला हाईकोर्ट था भारत का। और किस अधिनियम के द्वारा खुला था? तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में H1B वीजा किस देश के द्वारा लॉन्च हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लॉन्च किया है अमेरिका ने और इसके अंतर्गत क्या है कि H1B वीजा का जो फीस है जो कि पहले 1000-2000 ही होता था, लेकिन अब ये $1,00,000 हो गया है। अब देखा जाए तो अमेरिका की सरकार ये जानती है कि हर वर्ष लगभग 65,000 वीजा जारी होता है और 65,000 वीजा में 71% जो है वो भारतीय शामिल है। तो इसमें देखिए होगा ये कि जैसे कि कोई भी जो कंपनी होती है अमेरिका की, अगर वो भारत से किसी भी व्यक्ति को चुनती है, अपने देश में काम करने के लिए बुलाती है, तो वो कंपनी ही H1B वीजा देगी उस कैंडिडेट को। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, ऑप्शंस में है विक्रांत मैसी, शाहरुख खान, अजय देवगन या फिर ऑप्शन ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये जो 71st राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है ये दो एक्टर्स को मिला है। एक तो मिला है विक्रांत मैसी को जो कि 12th फेल मूवी के लिए मिला है। आप सब अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो काफ़ी मोटिवेशनल फिल्म है। और दूसरे हैं शाहरुख खान, इनको फिल्म जवान के लिए ये अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दो अभिनेता को मिला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला सवाल है, बैलन डियोर खिताब 2025 विभिन्न खिलाड़ियों को मिला है। ये खिताब किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए फुटबॉल। तो बैलन डी'ओर खिताब जो है ये फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इससे संबंधित देखिए कुछ अवार्ड्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका जो आयोजन हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेन का जो खिताब मिला है ये मिला है उस्मान डेम्बेल को, जो कि फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फीमेल में मिला है एटाना बोनमती को, जो कि लगातार तीसरी बार इसने जीत हासिल की है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगातार तीसरी बार इनकी ये जीत है और ऐसा करने वाली ये पहली फीमेल है। इसमें एक और अवार्ड मिलता है जो कि है वुमेन्स कोपा ट्रॉफी, जो कि मिला है लेमिन यामाल को, जो कि बार्सिलोना स्पेन की हैं, और मेंस में मिला है विकी लोपेज को। तो ये इतना सारा पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भूमध्य सागर में पहला नौ सैन्याभ्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीस। देखिए भारत और ग्रीस देश के बीच में पहले भी बहुत सारे अभ्यास हो चुके हैं, लेकिन नौ सेनाभ्यास जो है ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये हुआ है भूमध्य सागर में, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। ग्रीस के जो एथेंस में यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विश्व का पहला ओलंपिक इसी स्थान पर हुआ था। अगला सवाल है, लिविंग ब्रिज सम्मान से किस देश के पीएम को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीर स्टारमर। अब ये कीर स्टारमर किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। इनको क्यों मिला है ये सम्मान? तो भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में अहम भूमिका निभाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब ये जो मुक्त व्यापार समझौता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों देश के बीच में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उस पर कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा। इसलिए मुख्य रूप से ये जो समझौता है इसको ये प्रारंभ हुआ था, और इसी के लिए कीर स्टारमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इनको मिला है लिविंग ब्रिज सम्मान। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। देखिए इस बार की जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह और एन चंद्रबाबू नायडू ने। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में कितने करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5100 CR। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए ये जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 22 सितंबर 2025 को, और इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है? तो इसमें जल विद्युत उपक्रम, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य अग्निशमन सुरक्षा सुविधाओं का उन्नयन और त्वांग में एक कन्वेंशन सेंटर, ये सारी चीजें इस परियोजना के अंतर्गत आता है। अब देखिए 22 सितंबर को क्योंकि प्रारंभ हुआ है तो इस दिन जो है GST 2.0 की जो नई दरें हैं वो लागू हुई थी, जो कि क्या है, जहां पर 12% और 28% हट चुका है। अब जो टैक्स स्लैब है वो क्या है, तो 5%, 18% और 40%। अब इसके साथ में एक और चीज़ रिकॉल करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश से आपको क्या याद आ रहा है? देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर पहला सूर्योदय यहीं पर होता है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये सवाल काफ़ी पूछा भी जाता है। तो पहला सूर्योदय कहाँ होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और सूरज पूर्व से निकलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सुपर टाइफून रगासा किस देश से टकराया है? राइट आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस से ये टकराया है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आप देख रहे हैं ताइवान है, वियतनाम है और चीन है। ये तीन नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिलीपींस से तो टकराया है, लेकिन इससे जो अन्य देश जो प्रभावित हुए हैं उसमें ताइवान है, वियतनाम है और चीन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टाइफून रगासा जो है ये फिलीपींस के
किस स्थान पर आया है? तो कागायन प्रांत के कैलायन द्वीप पर आया है। फिलीपींस का कैपिटल देखें तो ये है मनीला और राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। अब थोड़ा डीप समझते हैं क्योंकि यहाँ से डीप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, रोहिणी ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र का है, इसको मिला है गोल्ड अवार्ड। और वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा, इसको सिल्वर मिला है। और बाकी के अन्य जो ग्राम पंचायत है इन सभी का आप नाम देख सकते हैं। चलिए, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में किस देश ने स्टेम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू किया है? तो अभी आपने पिछले सवालों में देखा कि H-1B वीजा को लॉन्च किया है किसने? अमेरिका में। बस अब इसी को टक्कर देने के लिए चीन ने, राइट आंसर होगा चीन, तो चीन ने प्रारंभ किया है के वीजा और इसको इसने प्रारंभ किया है 1 अक्टूबर 2025 को। अब स्टेम जो है ये क्या है? तो देखिए, इसमें उन प्रतिभाओं को लाया जाएगा जो कि संबंधित हैं साइंस बैकग्राउंड से, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। इन सभी को अपने देश में बुलाने के लिए चीन ने के वीजा स्टार्ट किया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, चीन का कैपिटल है संघाई और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये है सी जिनपिंग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में 25 सितंबर को किनकी 109वीं जयंती मनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राइट आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। और ये पहली बार इनकी जो जयंती है ये पहली बार मनाई गई थी 1 अक्टूबर 2014 को। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए, इनकी जयंती को किस नाम से मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस के नाम से मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंत्योदय दिवस जो है ये किनकी जयंती पर मनाया जाता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरा देखिए, इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 11 फ़रवरी को और इसे मनाया जाता है समर्पण दिवस के रूप में। बात करें दीनदयाल उपाध्याय की तो ये भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। अब देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये पुस्तक है, इसे किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं और इनका जो कार्यकाल था वो था 2022 से लेकर 2024 तक और काफ़ी लंबा कार्यकाल था इनका। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में 49 प्रगति बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। ये कितने राज्यों के विकास से संबंधित है? तो देखिए, ये जो प्रगति बैठक है इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की है और ये जो परियोजना है ये इसके अंतर्गत 15 राज्यों और यूटी का विकास संबंधित है। तो देखिए, ये जो परियोजना है ये 65,000 करोड़ रुपए की है। इस बैठक में 8 बुनियादी ढांचे की समीक्षा हुई है जो कि 15 राज्य और यूटी के लिए है। प्रारंभ कब हुआ था? तो 25 मार्च 2050 को। अब ये जो प्रगति है इसका एक फुल फॉर्म है जो कि है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह चुका है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जेन जी जो कि 1994 से लेकर 2012 तक के बीच के जितने भी बच्चे युवा हैं वो सभी जेन जी के बीच में आते हैं और नेपाल में जो प्रोटेस्ट चला था जिसमें तहस नहस हो गया था नेपाल, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? वो बनी है सुशीला कार्की, जो कि आई हैं किसके स्थान पर? केपी शर्मा ओली के स्थान पर आई हैं। और ये हैं सुशीला कार्की जिनको शपथ दिलवा रहे हैं कौन? रामचंद्र पौडेल, जो कि नेपाल के प्रेसिडेंट। इनके बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। देखिए, ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और ये केपी शर्मा ओली के स्थान पर आई हैं। शपथ दिलाया है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल।
चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पद्म भूषण सम्मानित प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस भाषा के उपन्यासकार थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नड़। देखिए इनकी उपलब्धि देखते हैं तो इन्होंने 25 से अधिक उपन्यास लिखे हुए हैं। इनको अन्य भी अवार्ड्स मिले हुए हैं इनके उपन्यास के लिए। तो इनको सरस्वती सम्मान मिला था 2010 में। किस उपन्यास के लिए? तो मंद्र उपन्यास के लिए। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, डीप में जाकर पूछने से ये पूछा जा सकता है। दूसरा, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है जो कि मिला था 2015 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार देने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के लिए भी और ऐसे भी अन्य एग्जाम के लिए भी। बिहार इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए ये जो योजना है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और ये प्रारंभ हुआ है 26 सितंबर 2025। तो ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि बिहार रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसमें डेट भी पूछ लिया जाता है। इस योजना में जो कुल राशि जो खर्च हुआ है वो है 7500 CR एंड उद्देश्य देखें तो मुख्य रूप से ये योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है वो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। बिहार जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही पिछड़े राज्यों में से एक है। अच्छा, ये जो घोषणा हुई है तो ये बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 होने वाला है, इससे पहले इस योजना को लाया है सरकार ने। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी योजना लाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है सरकार का। चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, जिनाली मोदी को। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है किस भारतीय को मिला है, यानी कि जिस भारतीय को मिला है आपसे उसका नाम पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हम UNEP यंग चैंपियंस अवार्ड अर्थ अवार्ड 2025 देखें तो ये कुल 3 लोगों को मिला है। एक तो भारतीय में देखें तो वो है जिनाली मोदी और यहाँ जो ऑप्शन B एंड C में जो आप नाम देख रहे हैं इन दोनों को भी ये अवार्ड मिला है। देखिए जोसेफ नगुठीरू जो है ये है केनिया देश से और नोएमी फ्लोरिया ये हैं USA से। तो इन तीनों को ही मिला है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। अब देखिए ये जो जिनाली मोदी हैं जो कि भारतीय हैं, इन्हें किस चीज़ में उपलब्धि के लिए ये अवार्ड मिला है? तो इन्होंने केले के पेड़ के छिलकों से बनोफी लेदर बनाया है। यानी कि अब तक आप सब यही जानते थे कि जो लेदर बनता है वो एनिमल्स के स्किन से बनता है, लेकिन इन्होंने केले के पेड़ के छिलके से ये लेदर बनाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। UNEP देखिए जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सितंबर 2025 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, धोर्डो गांव, गुजरात। अब यहाँ बाकी का जो 3 ऑप्शंस है B, C और D, ये तीनों गांव भी गुजरात के ही हैं। अब ये तीनों नाम भी मैंने क्यों दिया है, क्योंकि देखिए मोढेरा गुजरात जो है ये भारत का पहला पूर्ण सौर ग्राम घोषित हुआ था 2022 में। ठीक है, उसके बाद सुखी गांव, मसाली गांव, मतलब कि जितने भी पूर्ण सौर ग्राम हैं भारत में वो चारों के चारों ही गुजरात में ही हैं। तो ये तीनों नाम को भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण सौर ग्राम घोषित का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा संचालित, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की खपत 0 होगी, इस तरह के गांव को कहा जाता है पूर्ण सौर ग्राम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN के द्वारा मान्यता मिली है?
तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अब ये देखिए, ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डुडोंग पाया जाता है, जो कि विलुप्त होता जा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझते हैं। अब ये स्थित है तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो लुप्तप्राय डुडोंग प्रजातियों और उनका जो आवास है, जो कि समुद्री घास है, इन दोनों ही चीज़ों को संरक्षित करने के लिए ये मान्यता मिली है। अब स्थापना की देखें तो देखिए 2022 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जहां से आप से सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अच्छा, ये भी जो क्वेश्चन है इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में एग्रीकल्चरल मीडिया अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है अम्मी प्रसन्न कुमार को। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वैसे देखा जाए तो इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं वो सभी सिलेक्टेड हैं। आप एक भी सवाल छोड़कर नहीं जा सकते एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसे ऑलरेडी फिल्टर्ड वीडियो के रूप में बनाया है मैंने, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आप देख सकें। अब इसमें जो देखिए भागीदार देश हैं वो है रूस। तो सवाल आपसे दोनों किया जा सकता है, किस राज्य में उद्घाटन हुआ? तो उत्तर प्रदेश। और भागीदार देश कौन है? तो रूस है। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने रेल आधारित लॉन्चर द्वारा चलती हुई ट्रेन से किस मिसाइल को लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा अग्नि प्राइम। और इसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। और ये किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर से। उड़ीसा के चांदीपुर से। अब ये जो लॉन्च हुआ है ये एक्चुअल में क्या दिखाता है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास रेल नेटवर्क पर भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये हुआ है शुरू जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसका जो उद्घाटन है वो किया है विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जो कि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन के अंतर्गत इसको प्रारंभ हुआ है। ये उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष, बायोटेक, सुगंध जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 कितने लोगों को मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 लोगों को मिला है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024। अब देखिए इन 20 लोगों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस तरह से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप बस नंबर्स याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? मिथुन मनहास। बीसीसीआई जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अब ये जो बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। अगला सवाल देखते हैं, दुबई में आयोजित क्रिकेट एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है भारत ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। तो ये मैच तो आप सबको याद होगा। देखिए इसमें जो एसीसी के अध्यक्ष हैं वो है मोहसिन नकवी, क्योंकि मोहसिन नकवी जो हैं ये पाकिस्तानी हैं। तो भारतीयों ने वहाँ पर काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट हुआ था कि वो इनसे अवार्ड नहीं लेंगे, भले ही वो बिना अवार्ड के चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो मैच था ये अपने आप में काफ़ी मेमोरेबल हो जाता है। इसमें देखिए मैन ऑफ द मैच मिला है तिलक वर्मा को, भारत के। उप विजेता है पाकिस्तान। और एशिया कप जो है इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में बिहार के किस नई आर्द्रभूमि स्थल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार एग्जाम्स। बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो देखिए सितंबर 2025 में कुल 2 स्थल को रामसर साइट में शामिल हुआ है। पहला तो है उदयपुर झील और दूसरा है गोकुल जलाशय।
दोनों ही। यहाँ पर आप ऑप्शन में कोई नहीं के स्थान पर ऑप्शन ए एंड बी दोनों कर लें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उदयपुर झील भी और गोकुल जलाशय भी। वर्तमान में देखें तो कुल रामसर स्थल कितने हैं भारत में, तो 93 हो चुके हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है 13,60,719। अब देखिए ये रामसर साइट क्या होता है, इसे हम थोड़ा समझते हैं ब्रीफली। रामसर स्थल क्या होता है और ये क्यों स्टार्ट हुआ था। तो देखिए ये जो है ये स्टार्ट हुआ था 2 ऑफ फेब 1971 को वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन प्रारंभ हुआ था और उसी समय से विभिन्न स्थलों को रामसर सूची में शामिल करना प्रारंभ हुआ। देखिए अगर हम देखें भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो वो है चिल्का झील। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो चिल्का झील जो है ये भारत का पहला रामसर स्थल है। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए ये जो उदयपुर झील है ये बिहार के किस स्थान में है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये है पश्चिमी चंपारण में और गोकुल जलाशय जो है ये है बक्सर में, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से एक भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंजमेकर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो ये जीता है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब सवाल उठता है कि डीआरडीओ को क्यों मिला है ये अवार्ड। तो जैसा कि हाल ही में हम सब जानते हैं कि भारत ने मिसाइल्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले भारत जो है वो मिसाइल्स मंगवाता था, बट अब ब्रह्मोस बनने के बाद, ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है, तो इसने फिलीपींस को अपना ये मिसाइल एक्सपोर्ट किया है $300 मिलियन में। इसके साथ ही भारत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसके साथ में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ था। तो इन सब के वजह से ही, इन उपलब्धियों के वजह से ही डीआरडीओ को बिजनेस लाइन चेंजमेकर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। एंड डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ पर खुला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला खुला है तो इम्पोर्टेंट है। ये खुला है गोवा में। गोवा में कहाँ पर, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA खारगल गोवा में। और ये इसका उद्घाटन किनके द्वारा हुआ है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अब जो है आयुर्वेद दिवस जो है धन्वंतरी देवी के जन्मदिन पे मनाया जाता था, लेकिन अब इसका जो डेट है वो फिक्स हो गया है और ये हो गया है 23 सितंबर को ही अब हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए अगला सवाल है, 7वां साफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने। किसको हराकर, बांग्लादेश इसका उपविजेता था, बांग्लादेश को हराकर। इसका जो आयोजन है ये हुआ है कोलंबो में। उपविजेता बांग्लादेश है। और साफ जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और इसके जो कोच हैं वो हैं बर्बियानो फर्नांडो। अब इनका नाम मैंने मेंशन क्यों किया है, क्योंकि ये लगातार पांचवी बार इन्होंने एज अ कोच इस मैच को जितवाया है, तो इसीलिए इनका नाम भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना गोल्ड जीता है, तो भारत ने जीता है कुल 3 गोल्ड। टोटल कितना मेडल जीता है भारत ने, तो 7 मेडल जीता है, जिसमें से 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो इसका जो आयोजन हुआ था ये दक्षिण कोरिया में हुआ था। इसके साथ में देखिए गोल्ड जीतने वालों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है शीतल देवी का। पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने आर्मलेस होकर, यानी इनके दोनों हाथ नहीं है, इन्होंने निशाना अपने पैर से लगाया था और उसके बाद इन्होंने इसमें जीत हासिल की है। तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा मिला है शैलेश कुमार को और तीसरा तोमन कुमार को। तो यहाँ पर समाप्त होता है वीकली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक
1 ऑफ अक्टूबर से 7 ऑफ अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके टिल देन आप पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू।